जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के बोर्ड फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो आप लोग इस प्यारे बाबू इस क्लास को पूरा देखना है आपको, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके और एक भी क्वेश्चन आप जो एग्जाम में न छोड़ कर आए और अच्छे से लिख कर आए, जिससे आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर मिल पाए और आप लोग के अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में आ पाए। ठीक है, तो नए हैं तो बाबू आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपको डेली क्लास जो है यहाँ पर दिया जाता है, बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री PDF के साथ आपको हम पढ़ाते हैं और बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आइए न्यू स्टूडेंट सर लिख दीजिएगा। क्लास के बाद बाबू आपको हम एक नंबर देंगे, जिस पर आप हमको मैसेज करके बिल्कुल फ्री PDF आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए और याद भी हो सके। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग क्लास को अपने लाइक कर लेना है आप लोग को। ठीक है, तो फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि आयु लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। आयु लिंग संरचना से प्यारे बाबू आप जो है ना क्या समझते हैं, उत्तर देखिएगा। उत्तर दिया गया है कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों की संख्या को ना आयु लिंग संरचना कहा जाता है। बाबू ये 2 नंबर का प्रश्न है, आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत, ये 2 नंबर में आपको पूछेगा। ठीक है, आयु लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, ये आपके 2 नंबर में हमेशा पूछता है, याद रखेगा। तो विभिन्न आयु वर्ग में, ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों की संख्या को ना आयु लिंग संरचना जो है कहा जाता है। प्यारे बाबू एक बार में आपको याद हो जाएगा, अच्छे से एक 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है साक्षरता को परिभाषित करें। साक्षरता को क्या करना है प्यारे बाबू, परिभाषित करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है कि भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो क्या है, जो लिख सकते हैं, जो क्या है तो लिख सकते हैं, और जिसमें क्या है तो समझने के साथ और क्या है अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है। ठीक है, तो उसको क्या है तो साक्षर कहते हैं। ठीक है, यानी भारत में 7 वर्ष से जो अधिक आयु के जनसंख्या के क्या है उस प्रतिशत को सूचित करता है ना, जो क्या है जो लिख सकते हैं, और जिसमें क्या समझ के साथ क्या अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता भी होती है, उसे हम लोग साक्षर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, साक्षर अगर आपसे पूछता है तो ये भी 2 ही नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे भी प्रश्न पढ़ाएंगे, जुड़े रहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर, आयु संरचना का क्या महत्व है। आयु संरचना का प्यारे बाबू महत्व क्या है, उत्तर देखिएगा। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। 1 शॉर्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, याद हो जाएगा अच्छे से। आयु संरचना का क्या महत्व है, तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। स्थिर जनसंख्या से प्यारे बाबू जो है ना आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि वैसी स्थिति जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर एक समान होता है ना, तो उसे स्थिर जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी स्थिर क्या है तो स्थित जनसंख्या कहा जाता है, याद रखेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्थित जनसंख्या से आप क्या समझते हैं ना, तो आपको लिखना है प्यारे बाबू कि ऐसी स्थिति जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर एक समान होता है ना, उसे हम लोग स्थित जनसंख्या दर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बाबू, ये भी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास से आप क्या समझते हैं। प्यारे बाबू मानव विकास से जो है आप लोग क्या समझते हैं, उत्तर देखिएगा। उत्तर है मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना। यह व्यक्ति के जीवन में क्या है तो गुणात्मक परिवर्तन को ना प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछे मानव विकास से आप क्या समझते हैं, तो मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, यानी उनके जीवनों में क्या वृद्धि करना, कुछ बढ़ावा देना। ठीक है, उनके जीवन में सुधार लाना है। ठीक है, यह क्या है व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को ना प्रदर्शित करता है मानव विकास। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बाबू, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम से कम समय में आपको सभी क्वेश्चन पढ़ाकर अच्छे से याद भी करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है
प्राथमिक क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है प्यारे बाबू किसे कहते हैं। उत्तर देखिएगा, प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय वे हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। मानव क्या है तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, यानी प्रकृति का दिया हुआ चीज़ को क्या है तो मानव उपयोग करता है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। जो ये प्राथमिक क्रिया होते हैं ना, ये आपके पर्यावरण पर ही निर्भर होती है, यानी जो है ना ये आपके बोले तो भगवान के दिए गए सामानों पर ही निर्भर होती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य क्या प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं आपके प्राथमिक क्रियाकलाप से, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में कहे कि प्राथमिक क्रियाकलाप से किसे कहते हैं, प्यारे बाबू ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है जो कि आप लोग लिख पाएंगे और एकदम आसान भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, आखेट एवं संग्रह की प्रमुख विशेषताओं का ना संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। आखेट एवं संग्रह की क्या है तो प्रमुख विशेषताओं के संक्षिप्त में वर्णन करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है भोजन संग्रह एवं क्या है भोजन संग्रह व आखेट व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला आता है भोजन संग्रह। वह आखेट नामक आर्थिक क्रियाकलापों को आदिम कालीन मानव द्वारा कठोर जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्रों में दिया जाता है। और वहीं पे 2 में है कि यह कार्य विश्व के विभिन्न भागों में ना विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप से किया जाता है, ये आखेट वाले काम, ठीक है। आगे है बाबू लोग आप लोग का कि यह व्यवसाय के भोजन, वस्त्र, शरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के उद्देश्यों से किया जाता है। बाबू लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चलवासी पशुचरण की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। विश्व में चलवासी पशुचरण की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है चलवासी पशुचरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नतम है, जिसमें से पहला आता है पशुपालक अपने पशुओं तथा परिवार के साथ पानी तथा घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान न पर घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे के स्थान पर जाना, घास, मान लीजिए कि आप एक पशु रखे हैं तो आपको उस पशु को खिलाने के लिए घास की आवश्यकता पड़ेगा, और तो आपको घास के लिए कहीं ना कहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पे 2 में है कि इनके द्वारा पालित प्रमुख पशु भेड़, बकरी, ऊँट तथा गाय जो है ना बैल होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा तो पालित प्रमुख पशु है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट तथा गाय है, ये सब तो पाले जाते हैं। आगे दिया गया है, आपको आगे समझाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चलवासी पशुपालकों की जीवन पद्धति का अनेक पशुओं के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है। और 4 में बताता है कि पर्वतीय भागों तथा ड्रूंडा प्रदेशों में चलवासी पशुचरण में ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। 5 में वहीं पे बताता है कि चलवासी पशुचरण में वन्यता पशुपालनों के अस्थायी आवास नहीं होते। वहीं पे आपके 6 में बताते हैं, यानी 6 नंबर पर बताता है कि चलवासी पशुचरण वैसे कठोर जलवायु वाले प्रदेशों में किया जाता है जहां पीने योग्य पानी तथा चारे की अपर्याप्त उपलब्धता होती है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपसे कहे प्यारे बाबू क्या कहा जाता है क्वेश्चन कि विश्व में चलवासी पशुचरण की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन करें, प्यारे बाबू आप लोग सिर्फ 6 इतना कर दीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर जो है मिलता है एग्जाम में, और अच्छा नंबर मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। उत्तर देखिएगा क्या दिया गया, ठीक है। उत्तर है कि जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है या इस प्रकार है, जिसमें से पहला आता है इस कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए न होकर कृषि परिवार के उपयोग के लिए होते हैं। किसमें तो जीवन निर्वाह कृषि में। इस कृषि की मुख्य विशेषताओं कृषि उत्पादक में अधिशेषण लगभग नहीं होना है,
नहीं होता है या नहीं होना है। ठीक है, आगे कहता है कि कृषक अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सभी प्रकार के अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि उगाते हैं। किसान क्या है, तो आपकी अपनी क्या आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बहुत सारे अनाज क्या खेत में उपजाते हैं। देखते भी होइएगा, किसान मुख्यतः जो है कृषि फसलों पर निर्भर रहता है। किसान क्या है, तो वह हमेशा क्या है, तो कृषि वाले फसल पर ही वो निर्भर रहता है। लेकिन कुछ क्या है, दुराचारू पशुओं को भी क्या है, तो कुछ दुराचारू पशुओं को भी बाबू लोग वो देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो प्यारे बाबू आप लोग इतना याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से लिख कर जो है यहाँ से भी आप लोग 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा कर्तन और दहन कृषि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है या इस प्रकार है, जिसमें से पहला आएगा कि इस कृषि पद्धति में वनों को काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है, जिसमें जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। जो भी सामान, मान लीजिए कि आप अभी दौनी कराए, धान का समय है, ठीक है, और धान को दौनी करा और वहाँ पे जो पोरा होता है ना, पोरा होता है, उसमें अगर आग लगा देते हैं ना, तो वो राख बनेगा और राख के जरिए क्या वो खाद का काम करता है। ठीक है, इस कारण इस कृषि को ना कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसी के कारण क्या है, तो इस कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। वहीं पे आगे कहा जाता है कि इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। कर्तन दहन कृषि में ना छोटा होता है खेतों का आकार। ठीक है, तथा इसमें कृषि कार्य पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुल्हाड़ी, कुदाली तथा फावड़े से किया जाता है। कृषि क्या है, तो भाई बोल सकते हैं तो कुदारी बोलिए, खुरपी बोलिए, बहुत सारे मतलब हल उल हो गए हैं, अखुंता, ये सब क्या है, तो कृषि में काम आते हैं। वहीं पे 3 में है कि इस कृषि पद्धति में 3 से 5 वर्ष तक कृषि भूमि में खेती की जाती है तथा इसके बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। यानी खेती में क्या है, तो खेती में अगर आप जो भी खेत कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप लोग 5 साल जो है आपको खूब अनाज होगा। ठीक है ना, यानी बहुत सारे अनाज होगा। 5 साल के बाद जो वहाँ की उर्वरता जो समाप्त हो जाती है, वहाँ पर कम होने लगती है अनाज। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाप्त होने पर नए क्षेत्रों में वनों को जलाकर कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि बाबू आपको कहे क्या कहे कि स्थानांतरण कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा कर्तन और दहन कृषि की व्याख्या करें, तो प्यारे बाबू आप लोग अच्छे से आप लोग व्याख्या कीजिएगा। व्याख्या आपको 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्यसागरीय कृषि क्या। ठीक है, भूमध्यसागरीय कृषि जो है प्यारे बाबू क्या है, तो उत्तर देखिएगा, उत्तर है भूमध्यसागरीय कृषि क्या है, भूमध्यसागरीय कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है या की जाने वाली कृषि को भूमध्यसागरीय कृषि कहा जाता है। ठीक है, भूमध्यसागरीय कृषि क्या है, तो भूमध्यसागरीय कृषि क्या है, तो भूमध्यसागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को ना भूमध्यसागरीय कृषि कहा जाता है। विश्व में इस कृषि का क्या है, रसदार प्रचलन भूमध्यसागर के क्या है, समीपवर्ती क्षेत्रों में दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भागों में प्रमुख रूप से मिलता है। यह क्या है, तो एक अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है, जिसमें खट्टे रसदार फलों का क्या उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। याद रखिएगा प्यारे बाबू, भूमध्यसागरीय कृषि क्या है, तो प्यारे बाबू इतना जरूर आप लोग याद कीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में प्यारे बाबू सिर्फ 11 ही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएं, जितना आप लोग याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। जाने से पहले आप लोग जो है क्लास को प्यारे बाबू जरूर आप लोग लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल पे दबाइएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए और आप जो सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली क्लास और डेली बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ाया जाता है। नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में लिखिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, ताकि आपको बाबू यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF मिल सके। नए हैं तो आप इस नंबर पर हमको मैसेज भी कर दीजिएगा 962 18 834। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए ताकि आपको PDF के लिए ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।